अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ मुकम्मल सेटिस्फाइड एपिसोड ऑफ पारस 90 पारस वाइल्ड फ्लावर बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो अब से ये नावल जो है बिल्कुल नहीं रुकने वाला, इसलिए आप लोग इसे बेशक और बिना फिक्र के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की है, बहुत कुछ होने वाला है, मतलब थरथल्ली मचने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरत एपिसोड, सेटिस्फाइंग एपिसोड है। तो जल्दी से चलती हूँ, आपके इंतजार का फल लेकर आई हूँ भाई, आ जाओ सारे। तो जल्दी से चलते हैं 90 किस्त की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आबेल और मोहनी के डिनर पर आने ने तो मुग्दाम पैलेस की रौनकें बढ़ा दी थी। हारिब साहब यहाँ के बाद मोहनी और आबेल के भी लाडो बने रहे। मोहनी को अभी भी थोड़ा बैक पेन था, तभी इसने बस थोड़ी ही देर हारिब को उठाया। अपिया, ये और रुस्लान लगता है एक ही जैसे हैं, जितना वो प्यारा है इतना हारिब। मोहनी के पास हारिब खुश था क्योंकि वो भी माँ ही थी। जी मेरी जान, इतने दिनों के सारे बच्चे एक से लगते हैं, फिर ये आए भी तो साथ हैं। देखना बड़े होकर ये भी अपने अपने बाबा की तरह बेस्टू बनेंगे। रोशानी भी पास थी, जबकि मायमा ने अपनी गोद तक आते हारिब के पैर पकड़े थे और वो इनसे खेल रही थी। हातिब, आबेल, इब्राहिम, हाशिम वे सब गपशप करते मुस्कुरा रहे थे और सुहाना सबकी पिक्चर्स बना रही थी। इब्राहिम के जिंदगी की तरफ लौटने के बाद से वो ज़्यादा शोहर चंचल हो गई थी कि सबकी पिक्चर्स लेना, सबको सुस्ती से निकालना इसी के काम था। वरना कहा जाता है डॉक्टर बहुत बोरिंग होते हैं। इंशाल्लाह मैं इस्लान को ज़रूर लाती, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं माना उसे कहीं ले जाने को। मोहनी ने हारिब का माथा चूमा तो वो आंखें से मलता मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक किया, वो हमारी सेंसिटिव बडी हैं जी। वीआईपी, हम खुद मिलने आएंगे इससे। तुम और आबेल भाई है, सच्ची रौनक लग गई। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारे इस्लान को हमारे पास वापस लाया। थोड़ा नाजुक है तभी तंग किया अपनी मम्मी बाबा को। जैसे ही हेल्थ पकड़ेगा देखना कैसे एक्टिव हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस मत लेना मोहनी। और ये ज़रा अमायमा आपी को बताओ, उछलने कूदने के कितने नुकसान हैं और स्ट्रेस के, ये मेरी ज़रा नहीं सुनती। अपने पास बैठी ये दोनों लाडलियां ही अभी रोशाने के लिए एक सी अहम थी। एक को छलने से मना कर रही थी और दूसरी को हाँ परेशान होने से। और परी इसलिए मुस्कुरा रही थी कि उनको अब रोशाने में थोड़ी अपनी झलक नजर आने लगी थी। वो ममता भरी मेहरबानी जो माँ बनने के बावजूद हर औरत नहीं पा सकती, वो मेहरबानी जो हर बच्चे को सीने लगा लेने पर उकसाए, वो उन्हें रोशाने में नजर आने लगी थी। अपिया ठीक कह रही हैं, अभी बहुत केयर वाला टाइम है हमारे मापू। जल्दी से आप ही बने मामा, फिर हमारा गैंग बनेगा। सुहाना भी हमारे गैंग की लीडर, क्योंकि ये हम सब के बेबीज के साथ हमारी भी मामा जैसी हैं। मोहनी ने अव्वल जुमले मामा को कहे जो मुस्कुराकर सुनती सुनती हातिब को देख बैठी, जो मेल्स के ग्रुप में बैठा भी फ्लाइंग किसेस कर रहा था। अमायमा के गाल धुआं छोड़ गए क्योंकि हातिब को बाबा ने गर्दन से दबोच कर अपनी तरफ घुमा लिया था। सुहाना ने जल्दी से मोहनी की गोद से हारिब को लिया। इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम सबकी माँ जैसी हूँ और मुझे लीडर बना पसंद आएगा, और आपके इस लीडर का सेक्रेटरी होगा हारिब, मेरा गोला। इन चारों की हंसी का परीसा ने सदका उतारा। वो इन सब में आहिल को कभी कभी मिस करती थी। अभी वो अपनी लाडलियों को ही देख रही थी जब उनके सेल फोन पर आहिल का मैसेज आया। इसने ममा को किसी इवेंट की पिक्चर्स भेजी थी। शिजा और आहिल इस पिक्चर में आफतें लग रहे थे। बाकी सबके पास तो अपनी अपनी मसरूफियत होगी, आहिल इतना याद नहीं आता होगा किसी को, लेकिन मेरी ममा का मेरे लिए वक्त अब भी अकेला गुजरता है। बस तभी आपको अपनी पल पल की खबर देता हूँ। मैं शिजा के साथ बहुत खुश हूँ। शिजा थोड़ी मूडी हो गई है, लिफ्ट नहीं करवाती, तो ज़रा उसकी कल कॉल करके कान खींच दे प्लीज़। गुड नाइट। आहिल का इतना प्यारा मैसेज पढ़कर वो उसकी मुस्कुराती दुनिया देखकर परी को मुकम्मल करार आ जाता। फिर वो सच में अपने सारे बच्चों के लिए मुतमईन हो जाती थी। डिनर सबने वैसी ही मस्ती के साथ किया। सब बिल्कुल फैमिली की तरह था, सबके सुख साझे थे, सबकी परेशानियां भी एक थी, तभी कोई अकेला नहीं पड़ता था। वो वाला कंधा सबके पास मौजूद था जो दर्द में राहत देता है। ज़हे नसीब। अमायमा अब ज़्यादा बैठ कर भी थक जाती थी। धीरे धीरे तबीयत में बेबी का असर शुरू था। वैसे भी उसका 5वां महीना शुरू था। डॉक्टर्स के बकौल वो बिल्कुल ठीक थी, पर हातिब की फिक्रें ये 9 मंथ ऐसे ही निछावर रहनी थी। वो अपने इयररिंग्स उतार कर रख रही थी जब हातिब की इससे पहले रूम में फैलती खुशबू पर पलटी। बेबी पिंक कलर की ट्राउजर शर्ट पहने वो इस वक्त हमेशा बाल खोल लेती थी। मेरा पिंक जहाँ तो बड़ा फ्रेश है। हातिम ने कुछ दूर से ही बाजू खोले तो वो जल्दी से उसकी बाहों में आ बसी। नहीं तो थक गई। आपको पता है आज मैंने
देखा है मेरा बेली थोड़ा बाहर आ रहा है, वो मोटी होना शुरू हो गई हातिम। रोहानसी होते अपने अंदर आते तगय्युर का बताती वो छोटी सी परी लगी। अमीर साहब की दिलचस्पी वल्लाह क़यामत है इस। तो जो अंदर बैठा है इसने चाचा नहीं करनी, क्या वैसे छुप जाए बेचारा जैसे मैं तुम्हें खुद में छुपा लेता हूँ। और हो जाओ मोटी, मैं ज्यादा प्यार करूंगा कि मोटे होने का सारा स्ट्रेस भाग जाएगा। जनाब के पास हर मसले का हल था। हर ट्रिक आती थी मायमा के चेहरे की बहार लौटाने की। स्ट्रेस तो आपके कहने से ही चला गया। वो मासूम शो ही लिए मुस्काई। देखा कितना प्यारा हूं मैं। जवाबन भी शो है एतमाद उभरा। जी देखा। वो हातिब के चेहरे की दिलकशी में गुम बोली। अच्छा कल हमारा थोड़ा लंबा काम है, फुल बिजी डे, तो मैं अगर तुम्हें कॉल ना कर सका तो अपसेट नहीं होना। कल हम थोड़ी डीलिंग में बिजी हैं। तबीयत अच्छी ना हुई तो सोती रहना, अब यूनी भी नहीं है तो फुल चिल। वो मायमा को साथ ही बाजू में बड़े मैट्रेस तक लाया और लिहाफ पर एक किसे बिठाया जो सर हिलाती गई। मुझे नहीं सोना, पेंटिंग करनी है। इससे पहले हातिब भी रेस्ट वॉच उतार कर बैठता, अमायमा की फरमाइश सुने सरहम किया और इसी वक्त कैनवस टैब और कुछ रंगों के प्लटर उठाए वो अमायमा के पास आ बैठा और कैनवस टैब अमायमा को दिए। उसके सीधे हाथ में ब्रश थमाया। वो बचकाना अंदाज में खुश हुई। आज क्या बनाओगी? हातिम ने कुछ डार्क शेड कलर्स ओपन करे, वो क्रीम पेस्ट अमायमा के सामने रखा। आज मैं वो बनाऊंगी जो फील कर रही हूँ। अमायमा ने ये राज ही रखा, जबकि फिर वो कैनवस में बिजी हुई। कभी कभी ही सही पर अमायमा की बनाई पेंटिंग्स का अब तक 12-13 की तादाद में जहीरा हो चुका था। अमायमा बस वक्त अच्छा करने को पेंटिंग करती और फिर कैनवस ज़ाया कर देती। मगर हातिम ने उसकी बनाई मामूली से मामूली पेंटिंग को फ्रेम करवा के अपने आर्ट रूम में छुपा रखा था। खुद तो हातिब को अब इस काम के लिए फुर्सत ना मिलती, क्योंकि पहले उसकी ज़ात में अंधेरे इस तरफ आने पर मजबूर करते, लेकिन अब वो रोशन जजीरा था। लेकिन वो उमायमा के अंदर ये टैलेंट बहुत गहराई से देखता था। जो आम सी चीज़ भी बनाती तो लगता इसमें आर्ट का जहां भर दिया। अब भी वो एक बुलबुला बना रही थी और उस बुलबुले में इतने रंग भर दिए कि वो चमकता हुआ नजर आ रहा था। अमायमा ने हाथ रोक के दाद तलब निगाहों से गर्दन घुमाकर हातिब को देखा, जो उसकी पेंटिंग में खो चुका था। तुम बुलबुला नहीं हो मायमा, इनकी कोई जिंदगी नहीं होती जान। हातिब ने आंखें मिलाते प्यार से समझाया। मैं रंगीन तो हूं ना, और रंगों की जिंदगी हम इंसानों से तवील ही होती है, बशर्तिया उनकी हिफाजत की जाए। वो ऐसे जवाब को देकर हातिब को लाजवाब कर गई। और मैं इन रंगों का अजल से अब तक मुहाफिज रहूंगा। तुम बहुत माहिर होती जा रही हो, मुझे बेबी गर्ल दो, मैं तुम्हारे इस टैलेंट को सीरियस लेने का सोच रहा हूँ। अमायमा इस बेबी गर्ल वाली हातिब की विश पर कैनवस उठाकर साइड रखते, हातिब से कलर्स भी लेकर परे रखती। जल्दी से बाजू हातिब की गर्दन में पर हो गई। उसके चेहरे से लगने पर जरा फासला बनाए तम सादे से तवज्जो बख्श गया जो इतने करीब हमेशा चाहती थी। मैं आपको प्यार दे सकती, बस बाकी सब अल्लाह के हाथ है। प्यार दे दूं? आवाज जज्बात से भारी थी तो दूसरी जानब हमकती हुई तलब। तुम्हारा प्यार मेरे लम्हे सवार देता है। ऐसे इकरार वो पास करता तो उसकी सुनहरी आंखें जगमगाने लगती थीं और मैं वो प्यार और इतराहट में साथ गिरी। तुमने मेरी पूरी हयात संवार दी है। मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, सुनहरी आंखों की टिप तक चमकता हूँ तो बस तुम्हारे लिए मायमा। तुम मेरा वो हिस्सा हो जिसके अलहदा होने पर इंसान की मौत हो जाती है। उसकी मुलायम जुबीन दुगनी मुलायमत से चूमते हातिम मुकदाम ने मायमा का दिल तेजी से धड़का दिया। कभी अलहदा नहीं होंगी, मैं आपके साथ शहजादियों वाली जिंदगी जी रही हूँ। आज वादा करती हूँ, कभी जिंदगी में आपके साथ झोंपड़ी में रहना पड़ा तब भी इतनी ही खुश मिलूंगी आपको। वह ऐसी बात पर जान भी वारने पर तैयार था। यह मायमा ने दिल में जान सी डालने वाली बात कही थी। मेरी जान, अव्वल तो मैं हुनरमंद पैदाइशी अमीर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे करतूत ठीक नहीं। तो झोंपड़ी वाला मुमकिन भी हो सकता है, लेकिन वहां भी तुम्हारे पैरों के नीचे मेरे हाथ होंगे और सर के नीचे ये मजबूत सीना। तुम्हारी शहजादियों वाली जिंदगी बंदा जीते जी मुतासर नहीं होने देगा। वो वादे नहीं करता था, फिर भी मायमा का दिल इतने एतबार में मुब्तला था कि हथेली में उतर आने को मचलता था। आपके करतूतों के कुर्बान में लाड वो भी ना संभाला जाता आया जिस पर वो हातिब की बाजुओं में भरपूर महसूर होती खिलखिलाई। कुर्बान बाद में होना, पहले नींद लो, बहुत थकी लग रही हो। मैं भी तुम्हें सुला के जाता हूँ, थोड़ा काम है। हातिब ने इसे गोद में बढ़ते ही सहूलत से लेटाया तो वो तकिए पर सर अच्छे से जमाती से देखने लगी। नजरों में बेपनाह प्यार था। चाहे मैं तो नहीं रोक रही। कुछ देर मुसलसल देखने के बाद वो बोल पड़ी। हंसी दांतों से स्लिप हो रही थी, क्योंकि जानती थी हातिब का कितना मुश्किल है उठकर जाना। मुंह से नहीं रोकती बस, बाकी तुम पूरी मुझे सीटियां मारती हो कि मेरे पास आए हातिब।
जनाब के शिकवे ही निराले थे। अमायमा ने हाथ उठाए, लाड से जरा झुक के हातिब की गौलें दबाई। चल सो जा, गुड नाइट, वरना प्यार की ओवरडोज हो जाएगी। अपने चेहरे से लगते अमायमा के हाथ पकड़े, दाएं बाएं लाग करे वो चेहरे तक झुका और नाक अमायमा की गौल से मस करते उसके होंठों को बस प्यार दिया और फासला समेट कर रिक्वेस्ट की, ओके जाएं, काम करें। नींद सी आंखों में भरी थी, बस तभी अमायमा ने परमिशन दी। हातिब ने उसका माथा चूमा और फिर उसको दाएं तरफ करवट करवाते उसका कंधा चूमते लिहाफ ठीक करे उठा और रूम से निकलते ही लाइट भी ऑफ की। अपने लिए कॉफी बनाने वो किचन में आया, तभी एक मुलाजिम इजाजत लिए कोई कोरियर हाथ में दबाता अंदर किचन में चला आया। सर, ये सुहाना बीबी के लिए कोरियर आया है। हातिब ने काफी बीटर साइड रखते वो कोरियर पकड़ा। ठीक है, जाओ तुम। हातिब ने उसे चलता किया और जैसे ही वो कोरियर खोलने लगा, इसी लम्हे सुहाना किचन में आई और कोरियर हातिब के हाथ से छीना। ये मेरा है जानी, ऊपर नाम देखो। सुहाना भी काफी बनाने ही आई थी। हातिब ने मुस्कुराने की कोशिश की पर कोरियर को लेकर वो मशकूक था। क्या है इसमें आपी? हातिब की नज़र कोरियर पर ही थी। खोल कर देखती हूँ, कुछ हॉस्पिटल की तरफ से होगा। दरअसल एक फ्री कैंप की तैयारी हो रही है, तो वही एक लीगल नोट आना था। मुझे भी बना दो कॉफ़ी। सुहाना ने इख्तिताम तक फरमाइश की तो हातिब ने मुस्कुराकर सर हिलाया। सुहाना के जाते ही हातिब ने अपना फ़ोन स्लीप से उठाया और फ़ौरन इब्राहिम को कॉल की, जो इस वक्त हाशिम के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था। किसी रिजॉर्ट इवेंट के लिए उन्हें इब्राहिम के आइडियाज़ दरकार थे। हातिब भाई की कॉल पर उसने 2 मिनट के लिए माजरत की तो हाशिम मुस्कुराकर सर हिला गए। वो फोन पर आती कॉल रिसीव कर एक साइड कॉर्नर आया। सुहाना आपी को कोई पार्सल आया। वो हॉस्पिटल वालों के थ्रू कोई लीगल नोट समझ रही हैं, पर मुझे शक है क्योंकि इसमें जस्ट पेपर नहीं, कोई सॉलिड चीज़ थी और एड्रेस भी हॉस्पिटल का नहीं है। रूम में पहुंचो और पार्सल छीनो उनसे, पहले खुद तसल्ली करो। मुखबर की मुखबरी पर इब्राहिम अलर्ट हुआ। वैसे ही जो कांड कर रखा था, इसके बाद ही तो आहट भी डराती थी। ये तो फिर पूरे का पूरा पार्सल था। थैंक यू भाई, अभी गया। फौरन से कमांड पर यस करे। इब्राहिम ने जल्दी से दौड़कर हामते हुए हाशिम साहब की टेबल पर झुकते हाथ रखे तो वो भी बुखलाए कि इसे पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा। हाशिम अंकल, एक जाती इमरजेंसी है, मैं अभी गया और 1 घंटे बाद आया। बिना हाशिम से इजाजत लेते ही वो जैसे दौड़ा, अंदर आती परीसा से टकराते बचा, पर जिस तरह उन्हें हीरो पोज में बचाया, हाशिम भी हंस पड़े। ओह, आप गिर जाती तो आपके हाशिम मुझे उठा उठा कर पटकते। बच गई। परीसा को तो अभी भी दिल धक धक कर रहा था। इब्राहिम ने स्पीड पकड़ी तो परी दिल पर हाथ रखते आगे आई तो हाशिम ने मुस्कुराकर हाथ फैलाया। ये तो गया, आओ मेरी थोड़ा डिजाइन सेलेक्ट करने में हेल्प करो। कभी हमें भी मुंह लगा लिया करें हसीना। लगता है बस दुनिया जहाँ के बच्चों की अम्मा मुकर्रर हो गई हैं। हाशिम ने गोद में ही बिठाने पर परीसा ने हंसते हुए सर हिलाया और टैब पकड़कर अपने हाथ में लिया। हाशिम ने हाथ उठाकर परी के मैसी बंद से निकली लट को पकड़ा तो परीसा ऊहू करे घूरी। आपको लिफ्ट करवाने की उम्र गई, अब बस क्यूट रोमांस किया करें। खैर से दादा बन चुके हैं। बाय द वे, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, क्या गिफ्ट दे रहे हैं? परिजा मजे से डिजाइन देख रही थी जबकि हाशिम उनकी खुशबू में मस्त थे। कहो तो पोते पोतियों के साथ एक बेबी का इजाफा कर दूं। हाशिम अच्छे भले संजीदा आदमी परी के पास होने पर आवारा आशिक बनते परिसा को भी हंसा गए। अल्लाह अल्लाह, आपके पास बैठना भी खतरा है, जा रही हूँ। परी डर कर उठने लगी तो हाशिम ने सारा खुमार झटक कर अपनी हसीना को नर्म सा होल्ड किया। मेरी जान, अब क्या छेड़ूं भी ना, मासूम बुड्ढे शोहर की निक्के निक्के अरमान। चलो डिजाइन सेलेक्ट करो। दोनों ही वार रफ्ता निगाहों से एक दूसरे को देखते डिजाइन की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, जबकि भागते इब्राहिम ने पूरी स्पीड से अपने कमरे में एंट्री तो दी, पर आगे सुहाना को पार्सल पकड़ा देखे इब्राहिम के पसीने छूटे। इससे पहले वो खोलती, इब्राहिम बेफरी मोज बना सुहाना तक पहुंचा और बड़ी चालाकी से उसके हाथ से पार्सल लेकर वापस टेबल पर रखे दोनों बाजुओं में भरा। अरे हाय, दूर हटो, क्या आते ही जोंक बने चिपके हो, मुझे पार्सल देखने दो, इम्पोर्टेंट है। सुहाना ने दम घुटने पर बड़बड़ाते गिरफ्त हटाई, पर अभी सुहाना को इस पार्सल के बारे बुलाना जिंदगी मौत का मसला था। ओ मेरी जान, पहले इस पार्सल को अनपैक कर लो जो बेताब है तुम्हारे लिए। सुहाना की हफ्की लम्हे में इब्राहिम की वहशी नजरों पर शरारत पर उतरी। चीप आदमी, कोई नशा करके आए हैं आप? एक तो इस लड़की को बार बार आप कहना भूल जाता था और अभी भी बड़ा मुंह टेढ़ा करके आप निकला था। इब्राहिम की हालत का भी से कैसे पता चलता जिसने अपने करतूत के सबब रस्सी को भी सांप समझ लिया था। या अदब कर लो मेरा या बदतमीजी, चीप भी कह रही हो और आप भी। आज मैं तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा, अभी तुमने मेरी असल शेर वाली ताकत नहीं देखी। सुहाना उसकी तड़ी पर आगे से मुस्कुराई। पार्सल खोलने देना जान, फिर दिखाइएगा ताकत। सुहाना की रट वहीं देखते इब्राहिम को कुछ संगीन करना था,
تبھی ایک جھٹکے سے سہانا کو میٹرس پر دھکا دیا اور یہ باہدہ ذرا بھی رومانٹک نہیں بلکہ ابراہیم کی حالت ٹائٹ تھی۔ اللہ، ہوا کیا ہے تمہیں ابراہیم؟ خود پر جھکتے ابراہیم کو دیکھتے سہانا نے ڈری آواز میں پوچھا۔ مجھے تم پر کرش آ گیا۔ ابراہیم نے اس کی گردن میں چہرہ گھساتے ہی دوسرے ہاتھ سے سہانا کی گردن سہلاتے ہی پوری چالاکی سے سہانا کی گردن کی رگ دبائی، جس سے سہانا وہیں بے ہوش ہوئی۔ مجھے معاف کرنا جانم، لیکن میں اس پارسل کو پہلے خود کھولوں گا، میں قربان تمہاری اس بے ہوشی پر۔ سہانا کے ہونٹوں کو پیار سے چھوئے وہ جلدی سے اٹھا اور پلٹ کر پارسل تک پہنچا۔ ایک نظر ڈر کر پیچھے دیکھا کہیں وہ حسینہ طاقتور جھانک نہ جائے۔ ابراہیم نے پورے حوصلے سے اس پارسل کو کھولا تاکہ اسے واپس بند بھی کر سکے، مگر پارسل کھلنے کی دیر تھی کہ ابراہیم کا اکھڑا سانس بحال ہوا، کیونکہ وہ واقعی ہاسپٹل کے تھرو کوئی لیگل نوٹ تھا اور ایک چیک بک تھی۔ ابراہیم نے سکا سانس بھرا اور پارسل کو ویسے ہی پیک ہی کیا جب حاطب کی کال پر جلدی سے کال ریسیو کی۔ بھائی، یہ واقعی سہانا کا پارسل تھا۔ ابراہیم کے بتانے پر اپنے اسٹڈی میں ابھی کافی مگ کے ساتھ انٹر ہوتے حاطب نے بھی تسلی محسوس کی۔ چلو شکر ہے، میرا پتہ نہیں دماغ اتنا حرافاتی کیوں ہو گیا ہے۔ حاطب نے اپنا سر کھجایا تو ابراہیم نے معصومیت سے گردن موڑ کر بے ہوش سہانا کو دیکھا۔ پر ادھر میں نے سہانا کو بے ہوش کر دیا، اب ساری رات تنگ کس کو کروں گا؟ ابراہیم کی مظلومیت کی داستان سنے حاطب وہاں کے کہا لگائے ہنسا۔ آ جاؤ ادھر، میری والی بھی سو گئی۔ اب بیٹا تم رات بھر یہ سوچنا کہ کل سہانا پہ جب جاگیں گی تو کون سا بہانہ کرو گے اس بے ہوش کرنے پر۔ اچھا ہے تمہاری کل پٹائی ہو۔ بیچارے ابراہیم کی زخمی روح سے یہ امیر کریت کریت کر پنگے لے رہا تھا۔ ابراہیم نے زخمی عاشقوں کی طرح سر گرایا۔ ہاں، میری پٹائی پر ہی ہوش ہوا کریں آپ بھائی، آ رہا ہوں۔ ابراہیم نے منہ بسوڑا اور سہانا کی طرف جا کر واپس اس کے پہلو میں لیٹا۔ اپنی حرکت پر افسوس تھا پر اب وہ ایک طرح سو چکی تھی۔ I'm sorry میری جان، لیکن میں تمہیں اپسیٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے کچھ بھی چھپانا مشکل جانتا ہوں، بس اللہ میری نیت جانتا ہے، حرکت معاف کر دے گا۔ I love you so much، اور میں پوری دنیا میں صرف تمہارے روٹنے سے ڈرتا ہوں۔ حرکتیں میری ایسی ہیں کہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے تمہیں چھین نہ لے۔ نرمی سے سہانا کی بال سہلاتے اس کا ماتھا چومتے اپنی حرکت پر شرمندہ سا اٹھا اور کمرے سے نکلا۔ اور اسی وقت لاؤنج سائڈ پر پڑے پیپرز کو سمیٹنے کے بیچ بھی وہاں ایک پارسل تھا اور اس پر بھی سہانا لکھا تھا، جو گھر کی ملازمہ نے سہانا دیکھ کر اس کے روم میں جا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ ابراہیم کو روم سے نکلتا دیکھ چکی تھی۔ اب وہ دوسرا پارسل پہلے والے پارسل کے اوپر پڑا تھا اور اس پر ریڈ پین انک سے سہانا اور ابراہیم لکھا تھا اور بیچ میں تیر والا دل۔ کہانی میں اب آیا تھا ٹویسٹ۔ رات ڈنر پر پارس کی آمد نے ہادی کی نانی کے گھر مزید رونقیں بکھیری، کیونکہ پارس کے بہانے نجف اور ہادی بھی گھر نظر آ رہے تھے۔ سارا کھانا کوک نے بنایا تھا اور ویسے بھی نانی جان نے رہبر سبیل کو پورے 9 ماہ فل عیاشی دی تھی، اور اب دونوں بچوں کے لیے بھی نانی جان دل و جان سے حاضر تھی۔ نجف کا بیٹا اور ہادی کی بیٹی دونوں کو ہی پارس نے باری باری گود میں لیا، جس کی گود میں ذرہ ہی لگ رہے تھے۔ سبھی مسکرائے۔ دونوں بچوں کو عقیقہ بھی ساتھ ہی کر دیا گیا تھا، جو شاید ہادی کے خاندان کا رواج تھا۔ ڈنر کے بعد پارس نجف اور ہادی کے ساتھ ذرا عشاء کے بعد واک کرنے نکل گیا۔ اس بیچ وہ لوگ اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ کیلبریا میں تمام معاملات انڈر کنٹرول تھے، پر پھر بھی کافی ایسی چیزیں تھیں جو پارس کے بنا ممکن ہونا مشکل تھا، اور سب سے اہم تھا کل پارس ماسکو جا رہا تھا۔ اچانک رونالڈ سے اسے ایک اہم صدارتی ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ آپ اکیلے جائیں گے؟ ہادی نے نرم سے استفسار کیا۔ نجف بھی ویسے ہی فکر مند تھا۔ اس کی تنظیم میں میرے 2 بہت اہم لوگ ہیں، مجھے حفاظت دیں گے۔ ابھی میں ایگل کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، نہ تم 2 میرے اسٹور کے بارے سے انفارم کرو گے۔ وہ سبھی ایف بی ڈپارٹمنٹ پہنچ چکے تھے۔ پارس کا فیصلہ سنے نجف اور ہادی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن سر، اس بار نجف آگے آیا۔ نجف میں ہر وقت حفاظت ساتھ لے کر گھومنا نہیں چاہتا، سمجھو اس بات کو۔ جانک رونالڈ ابھی مجھ سے پنگا نہیں لے گا، کیونکہ ہمیں اس کی اصلیت پتہ ہے، صرف اسے اس بات کا علم نہیں کہ ہم اس کی نیت سے واقف ہیں۔ جب تک وہ دوست رہے گا، میں بھی دوست ہی نظر آؤں گا۔ تم 2 کا کام ڈریگن کی تلاش ہے، کیونکہ جب تک وہ نہیں ملتا، اصل خطرہ سر پر منڈلاتا رہے گا۔ سمیرا کا تعلق کس تنظیم سے ہے یہ میں جان چکا ہوں، اور کل سمیرا کو ایک وارننگ بھی دینے والا ہوں۔ پارس نے ان 2 کی پریشانی کا حل اس بار تفصیلی دیا، جبکہ دونوں کی آنکھیں اصل مدعا سمجھ کر مسکائیں۔ ہمیں آپ پر بند آنکھوں بھروسہ ہے، لیکن ایگل سے بچ جائیے گا، پھر اس کے بعد وہ ہمارا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دے گا اور آپ کا بھی۔ ہادی تو مسکرا رہا تھا، پر نجف کی مٹی کو چین آ جاتا تو اسے نجف کہتا کون؟ میرا کردے خیر ہے، تم 2 کا ہونے نہیں دوں گا۔ چلو لگو کام، ویلے نکمے پھرتے رہتے ہو۔
पारस ने नजफ को सर से उतारा। हादी तो हंसता हुआ अपने कैबिन चला गया, पर नजफ को अभी थोड़ी और सौगार चाहिए थी। वेले निकम्मे, अगर आप हमें बच्चा पैदा करने पर कह रहे हैं तो सर एक ही तो पैदा किया है, और इसके लिए वेला होने की कोई नीड ना थी, एक तो तुक्का भी लग जाता है। नजफ की बात पर पारस ने अपनी मुस्कुराहट भरपूर रोकने की कोशिश की, पर नाकाम सा नजर आया। मेरा मुंह मत खुलवाओ अब, ऐसा ना हो सारी उम्र एक ही बच्चे के बाप रह जाओ। पता है ना, रहबर को तुमसे दूर करना बखूबी आता है मुझे। पारस के धमकाने पर नजफ का मस्कीन सा मुंह बना। हाँ सर, आप तो सीधा दुखती रखें दबाते हैं। याद करें मैंने आपकी लव स्टोरी में कितना सपोर्टिव किरदार निभाया था, और आप ऐसी धमकियां दे रहे हैं मुझ मासूम को। नजफ के रोने शुरू थे, क्योंकि पारस इसे इग्नोर करने की कोशिश में था। मासूम, अस्तगफिरुल्लाह। बाप बनने के बाद रही सही मासूमियत भी खत्म हो गई है तुम्हारी, ये मान लो। और तुम्हारी सपोर्ट के बदले मैंने ही तुम्हें रहबर इतनी सारी दी कि तुम बाप बन सके, वरना बेटा इसे वहां ट्रांसफर करता ना कि तुम्हारी आह भी ना जाती उस शहर। इस बार पारस भी मुस्कुरा दिया, जबकि नजफ की स्माइल तो थी ही होंठों पर। अब शम्मो दिला दी मुझे, वरना अभी मैंने आपसे लड़ना था। जाता हूँ, नजफ ने एहसान जताते जाते हुए कहा, जब पारस की पुकार पर जनाब बड़े नाज नखरे के संग गर्दन कड़ाते पलटे। मैं अगर अंतालिया में सुकून की नींद लेता हूँ तो सिर्फ तुम्हारे और हादी की वजह से, बार बार अहमियत नहीं बताता। इसे लिख कर रख लो, तुम दो मेरे बाजू हो, मेरा यहाँ ना होकर भी होना सिर्फ तुम दो की वजह से है। तुम दो की वजह से मैं इतने आराम से अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। मैं तुम्हारे और हादी के लिए जितना भी कर सका करूँगा। तुम मेरे जांबाज हो, जिन पर मुझे बंद आंखों यकीन और फख्र है। नजफ की आंखों में एकदम ही उनस उतरा। वो पारस की हर्फ पर निसार हुआ। आपका ये यकीन और फख्र हम मरते दम तक सलामत रखेंगे सर। नजफ ने सीना थपक कर अपनी वफादारी का ऐलान किया। जानता हूँ, अब जाओ काम पर लगो शोहे। पारस की संजीदगी बस इतनी ही थी। नजफ हंसकर सलूट मारे वहां से गया तो पारस के होंठों पर आसूदा दी मुस्कुराहट ठमक आई। रही सही कसर रुशाने की वीडियो कॉल ने पूरी की, और पारस ने जैसे ही कॉल ली, स्क्रीन में रुशाने और हारिब लाडियां करते हेलो करते मिले। ओ मेरी मीठी सी जाने, मेरा बेबी तो स्माइल कर रहा है, मिस नहीं कर रहा मुझे ये। तुम पर गया, तुम भी नहीं करती। पारस की नजरें तो रुशानी की गाल से चिपके हारिब पर थी, जो चबाने की कोशिश में गीली किए मस्तियां कर रहा था। रुशानी ने जरा सा बच्चे के शिकंजे से मुंह निकाला। ओ हेलो, दिन में 3 बार कॉल मैं करती हूँ, आप नहीं। बड्डे आए मिस करने वाले, है ना हारिब? बाबा को बताओ हम मिस कर ले हैं। वो कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा कर दोनों को देख रहा था। तुम तोतली कब हुई? पारस ने छेड़खानी की, क्योंकि हारिब अब पारस को जालस कर रहा था। आपकी जुताई में हो गई। अभी मौनी और आबेल निकले हैं, दोनों आए थे, खूब रौनक लगी थी। इसकी बैटरी तभी चार्ज है क्योंकि सबने इसे उठा उठा कर सारे नशों से निकाल दिया। पारस ने तायीद करते हारिब की हरकतों पर दान किचकिचाए तो रुशानी भी हंसी। आपको क्या हुआ? रुशानी के सवाल पर पारस ने उदास सा चेहरा बनाया। मुझे भी गाल ऐसे ही चपानी है। हारिब यार ना जेलस कर मुझे। रुशानी हटाओ ना अपना मुंह, तुम भी जालिम होती जा रही हो। रुशानी ने दोनों हाथों में हारिब को पकड़े अपने चेहरे से उसका चेहरा लगाया था, तो हारिब की पहुंच में मम्मी की गाल ही आ रही थी। पारस की चिढ़ पर जब रुशानी हंसी तो हारिब भी खिलखिलाया। क्यों हटाऊं भाई, मेरा बेबी है, पास रहने के फायदे पास वालों को मिलते हैं, इन्हें नहीं जो रोज रोज छोड़ जाएं। वो भी तो मुंह बसोड़ने में लम्हा लगाती, जबकि ये लड़की बुढ़ी होकर भी ऐसे ही रहने वाली थी। इसका पारस को 101% यकीन था। मेरा बस नहीं चलता जलपरी, वरना तुम दो को छोड़कर आना कयामत है। आई मिस यू सो मच। रुशाने की शरारत भी मध्यम हुई। तभी इसने हारिब को अपनी गोद में बिठाए खेलने को अपना हाथ दिया, और दूसरे से लैपटॉप अपने नजदीक करे मोहब्बत से तकने लगी, जो संजीदा था। आई मिस यू टू छेड़ रही थी। मेरे पास तो फिर भी हारिब है, अब ज्यादा मुश्किल में है। चिल करें मेरी जान, जब तक जान है आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। यही अहद चाहिए था पारस को अच्छा होने को, मुझे यही सुनना था। महमूद लर्जा दूर से और भारी और पुरहुमार हुआ, तो रुशाने मुस्कुराकर हारिब को तकने लगी, जो उसके हाथ को उंगलियों को मुंह में डाले बस खाकर निगल लेना चाहता था। पारस ने भी इन मोमेंट्स को जैसे अपने दिल में कैद कर लिया। रुशाने को देखता तो नीली आंखें बहकी लगती, वो हारिब को देखता तो शफकत कर रहा। मोहनी ने वापसी पर ठंड के बावजूद आइसक्रीम खाने की जिद की थी। इसे जब भी ब्लड लगता था, बॉडी कई दिन हीट अप रहती, तो ऐसी ठंडी चीज़ों की इसे बहुत क्रेविंग होती थी। आबेल ने तब तक पारस से बात की जब तक मोहनी ने रेस्टोरेंट में बैठकर अपना आइसक्रीम कप और कुकीज बेस फिनिश की। इसे फिर यहाँ की कैपुचिनो भी पीनी थी। मोहनी इससे नींद उड़ जाएगी। मोहनी वेटर को काफी का कह चुकी थी। तभी आबेल ने फोन कान से हटाए मना किया। प्लीज ना, क्रेविंग हो रही है, हाफ कप।
मोहिनी ने मासूमियत से इसरार किया तो आबेल का इनकार मान पड़ा। ओके, आबेल ने मुस्कुरा कर इजाजत दी। मोहिनी ने रील्स देखने के साथ अपनी क्रीमी कॉफी एंजॉय की। जिस बीच पारस बस आबेल के शकूक दूर करने में लगा था, क्योंकि आबेल को शक था ये आदमी कुछ छुपा रहा है। तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता मैं, पारस ने रोलिंग चेयर पर पीछे को स्ट्रेच और बेंड होते ही यकीन दिलाया। इस बात को पल्लू से बांध लो मेरे बच्चे। आबेल ने जरा रोब जमाया। उप्स, मेरा तो पल्लू ही नहीं है। पारस की मस्तियां सूझ रही थी, जबकि आबेल ने मोहिनी की तरफ देखा जो कॉफी की झाग मुंह पर लगाकर बैठी रील्स देखने में गुम थी। ड्रामेबाज तुम भी और तुम्हारी ये लाडली भी। आबेल ने टिश्यू निकालते जब मोहिनी के लिप्स और मुंह साफ किया तो वो जता दोनों को गया। मोहिनी ने अपनी बुराई पर घूरी दी। खबरदार मेरी बेटी को तुमने कुछ कहा, तुम हमसे बड़े ड्रामेबाज हो, है ना मोहिनी? अब जब मोहिनी टपक ही आई थी तो आबेल ने भी फोन स्पीकर पर डाला। अब इन दो की टीम थी और मैदान में बेचारे आबेल इसहाक अकेले। और क्या पारस, मेरा जरा कॉफी की झाग वाला मुंह क्या साफ कर दिया, गिनवा रहे हैं ये। मोहिनी भी जरा फॉर्म में आई। आबेल ने आईब्रो चुकाया तो मोहिनी की हंसी सी निकली। उफ, कितना मतलबी आदमी है ये। कोई नहीं, हम मेहरबान लोग इसे माफ कर देंगे, मिस्कीन आदमी क्या याद करेगा। पारस ने और पुश किया जबकि आबेल ने फोन अपने आगे किया। फसादी औरत वाले काम ना पकड़े आप पारस साहब, एक तो लोगों से हमारी मोहब्बत नहीं देखी जाती। आबेल किसी से कम था? पारस के कहे पर मोहिनी और आबेल दोनों मुस्कुराए कि उनके सबब हंसा तो। पारस, आपकी हंसी यहाँ तक सब रोशन कर गई। मोहिनी की लाड भरी पुकार ने पारस को न जाने क्यों आज नायल की याद दिला दी। उसे पारस की हंसी भी ऐसे ही पसंद थी। तुम्हारे अस्लान और इस मेरे दुश्मन आबेल के चार सू हमेशा रोशनी रहे मेरा बच्चा, यही दुआ करता हूँ। बाकी मेरी हंसी मुस्कुराहट मुझसे जुड़े प्यारों की वजह से ही है। असलान अब ठीक है ना? थोड़ी जज्बाती कैफियत थी, तभी पारस ने भी बात बदली। जी पारस, इसे सुला के हम घूमने निकले हैं। आपकी हारब को ढेर सी पानियां की और इसे कहा कि मेरे असलान के सिवा खबरदार कोई दोस्त बनाया। मोहिनी ने मान और प्यार से बताया। आबेल तो फुर्सत से मोहिनी की खुशी ही तकता जा रहा था। वो खुलकर जीती बहुत प्यारी लगती थी। ये चीज, चलो कॉफी इंजॉय करो, अपने होते सोते को दो फोन। पारस के आबेल को ऐसे पुकारने पर मोहिनी तो हंसी। आबेल का खून खोला। ये आदमी सीरियस ही नहीं लेता था अपने मुहाफिज को। बंदा बन जाओ तुम। आबेल ने मुंह बसोड़ा। चिढ़कर जिगरी दुश्मन लगते हो, चलो ऐश करो, मैं जरा नींद ले लूं। और हाँ, अगर कुछ छुपाया तुमसे तो तुम मेरी क्लीन शेव कर देना, बाय। आबेल अभी बात समझ ही पाया कि पारस ने काल काटी। आबेल ने गहरा सांस खींचा। एक नंबर का हबीस आदमी है तुम्हारा ये मुंह बला डैडी। आबेल को अभी भी शक थे, तभी तो चिढ़ गया था। बुरी बात आबेल, वो बस दुनियादार हैं। मोहिनी की बात पर आबेल ने मुस्कुराकर मोहिनी के हाथ से बकिया हाफ कप लिया। अपने दुनियादार अब्बा की चहेती, हाफ कहा था तुमने, अब ये मेरी। आबेल ने कप लबों से लगाए सिप लिया तो मोहिनी मुंह फुला गई। मुझे तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरी। मोहिनी ने दोनों बाजू सीने पर लपेटे, मजलूमियत और मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े। खुदा को मानो मोहिनी। आबेल का रुआ रुआ इस इल्जाम पर कांपा, पर वो शरारती आफत आगे से मुस्कुरा रही थी। दोनों काफी लेट कर पहुंचे थे और आसिया साहिबा असलान को अपने पास ले गई थी क्योंकि वो जाग कर रो रहा था। जब मोहिनी आई तो इसे असलान के रोने की आवाज आई, जिस पर वो सीधा मम्मी के रूम में गई, जहाँ मामा इसे पास सुला रखा था, पर उनकी आंख लग गई थी। मोहिनी को दोनों पर प्यार आया, तभी जल्दी से असलान को उठाए सीने से लगाते ही वो आबेल को इशारा करती पीछे हटी कि मामा पर लिहाफ करवा दे। मेरी प्यारी मामा। आबेल ने झुककर आसिया का सर चूमा तो मोहिनी ने भी जल्दी से आबेल के आगे अपना माथा किया। आबेल ने उसको किस करने के बजाय जल्दी से असलान को की तो यहाँ भी मोहतरमा के गाल फुले। तुम्हें दूसरी वाली करूंगा। आबेल ने मोहिनी की गाल जोर से खींची तो वो मुंह बनाकर इग्नोर मारती असलान को मुश्किल संभाले जैसे गई। आबेल मम्मा के रूम से निकलता हुआ हंसा। जब ये मोहिनी के अंदर था तब कैसे ये संभालती थी, उफ, अब इसे उठाया नहीं जाता। लग रहा है पेंगुइन गुजरी है मेरे आगे से अभी। ओ मोहिनी, तुम मुझे हर लम्हा पागल करती रहती हो। मसरूर खुद कलामियां करे वो भी पीछे ही लपका, जहां उसे अपने साथ लगाकर तब तक सुला चुकी थी जब तक आबेल ने चेंज किया। वो उसके पास ही आकर लेटा तो मोहिनी ने एहतियात से करवट आबेल की तरफ बदली। आबेल ने बाजू खोली तो मोहिनी ने आबेल की बाजू पर सर रखा और आबेल के सीने से लगती मदहोश हुई। मुझे नींद वाकई ना आई आबेल तो। मोहिनी के इसी मदहोश से शरीर सवाल पर आबेल ने उसे खुद पर मुंतकिल किया। वैसे भी मोहिनी असलान की तरफ कमर करती, इस पर वो खुद भी बेचैन थी। मैंने भी तभी हाफ कॉफी पी ली कि तुम्हें कंपनी दे सकूं। मेरी जान कैसा फील कर रही है? आउटिंग करके कुछ मूड बेहतर हुआ? आबेल को उसके तरोताज़ा चेहरे के बावजूद उसके होंठों का इजहार दरकार था। बहुत हल्का फील हो रहा है, लगा जैसे जिंदगी है आसपास।
اسلان آ گیا، اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، بس میرے دل کا یہ ٹکڑا ٹھیک سے سانس لیتا رہے۔ وہ گردن گھما کر اسلان کو دیکھ رہی تھی جو پرسکون سو رہا تھا۔ آبیل نے اس کا چہرہ گھمانے پر گال چومی، وہ بلش کرتی واپس آبیل کو دیکھنے لگی۔ دونوں ہاتھ آبیل کی گردن تلے تکیے تک گھسا رکھے تھے، آبیل کے چہرے پر جھکی تھی جس کے دونوں ہاتھ موہنی کی کمر پر دباؤ دیتے سرک رہے تھے، جیسے وہ اس کی کمر کے اندر بسے درد کو دور کر رہا ہو، اور میری روح کا یہ حصہ بھی میرے اندر دھڑکتا رہے۔ آبیل کے لفظ صرف لفظ نہیں تھے، وہ استحقاق کا جہاں تھے۔ میں آپ کی روح کا حصہ ہوں۔ موہنی کے لب ہلے۔ سوال خوبصورت تھا جو ہونٹوں کی گردش کو پینے کے بعد مقابل نے جانا کہ سوال تھا۔ وہ یوں تھا جیسے موہنی کو چھو کر اس کے ہونٹ میٹھے ہو جاتے ہوں۔ تمہیں ابھی بھی نہیں لگتا یہ؟ وہ اسی مٹھاس میں گم تھا۔ موہنی کی پلکیں سی تھر تھرائیں۔ لگتا ہے، پر آپ کے منہ سے سن کر بہکنے کا اپنا سرور ہے۔ وہ یہ کہنے میں ذرا نہ شرمائی، بس آرزوں پر گلال اترے۔ تم بہکتی ہوئی مجھے پسند ہو۔ آبیل نے اپنے بے صبر ہوتے ہونٹوں کو اس کی جبین چوم کر قرار دیا۔ وہ آسودگی سے مسکائی۔ بہک جاؤں؟ وہ آبیل کی خواہش کی شدت پر جلدی سے بولی تو آبیل نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ نہیں، پہلے تمہارا اپڈیٹ ہوگا، اس سے پہلے رسک نہیں لوں گا۔ اپنی کوالٹیز پر پورا بھروسہ ہے مجھے۔ موہنی اس کی دبوچڑے پر اس میں چھپی بیچارے کی حالت پر ہنسی۔ ہاں نا، بس ایک ملاقات میں موہنی کو بچی سے آپ نے عورت بنا دیا۔ اماں بھی۔ مجھے بھی پورا بھروسہ ہے آپ کی کوالٹیز پر۔ آبیل کی مسکراہٹ شرارت اور خمار کے سنگ چہرے پر پھیلی۔ وہ ذرا گرفت سے نکل کر روبرو ہوئی۔ اب تو میں ایسی مشکل سے نہیں گزاروں گا، بے فکر ہو جاؤ۔ اب تم بس مجھ پر راج کرنا اپنے اس پرنس کے ساتھ۔ وہ یہاں اپنے جسم کے سارے درد بھول کر مسکراتی تھی۔ یہ موہنی کے لیے عافیت بری پناہ گاہ تھی۔ آپ بھی مجھ پر راج کر لینا نا۔ وہ جلدی سے آبیل کے حق میں اتر آئی۔ اتنا پیار آیا اس لڑکی پر لٹا دیتا تو وہ سنبھال نہ پاتی۔ میں کر رہا ہوں تمہاری سانس سانس پر راج، تمہاری ہر دھڑکن پر، تم پر۔ موہنی کی آنکھوں میں خفیف سی نمی لہرائی۔ یہ سچ میں بہت زیادہ تھا۔ ہمیشہ کریں آبیل، کبھی اف نہیں کروں گی۔ آنکھیں محبت سے بھرے وہ بولی تو آبیل کو یقین آ گیا۔ کچھ ایسا نہیں کروں گا کہ تم اف کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ تم میرے دل اور آنکھوں کا نور ہو، یہی مجھے راستہ دکھاتا ہے ہوش۔ میں ایک روڈ ہوش آدمی محبت کی اتنی اقسام سے دور رہ جاتا اگر مجھے تم نہ ملتی۔ دنیا کی لذت امیز سکھ مجھے تم سے ملے ہیں۔ موہنی اس کے ہر لفظ پر اترائی، پھر سے اسلان کو دیکھے محبت سے بھری۔ آپ اسلان کی بات کر رہے ہیں نا؟ موہنی نے جلدی سے بے قرار ہوتے آبیل کی آنکھیں دیکھتے پوچھا۔ جس کے سبب یہ آیا، میں نے ان سکھوں کی بات کی تھی، پر تم اسے بھی سمجھ سکتی ہو۔ جناب کی بے باکی اور چالاکی سمجھتے موہنی کے گال ریڈ ہوئے اور نظریں سی چراتی آبیل میں چھپ گئی۔ آبیل، وہ گردن میں چھپتی منمنائی۔ جی، جناب کی جی پر وہ واری چلی گئی۔ تھینک یو، مجھے ویسا چاہنے کے لیے جیسا چاہنا میری زندگی کے سارے رنگ لوٹا دیتا ہے، سارے درد مٹا دیتا ہے۔ اب یہ اعتراف لازم تھا۔ جیسے آبیل نے اسے یہ 4-5 ہفتے سنبھالا، وہ معترف تھی آبیل کی برداشت کی۔ کبھی درد نہ دیکھو کوئی سا بھی۔ چلو اب سو جاؤ، میری بازو تمہاری نیند کو کوکاف سے بھی لوٹ لائیں گی۔ وہ سچ میں سلیپی ہو رہی تھی، یہاں سکون ہی بہت تھا۔ چڑیل نہیں ہے میری نیند میں محترمہ بڑبڑائیں۔ تم تو ہو۔ آبیل نے اس کی گال منہ میں دباتے تنگ کیا۔ وہ نشئی انداز میں سر اٹھاتی گوری، پر پھر آنکھیں میٹھی کیے مسکرائی۔ آبیل دفتن سنجیدہ ہوا، وہ اس کی ٹھوڑی پر ہونٹوں کو رکھتی اوپر اٹھنے کی کوشش میں تھی جب آبیل نے اس کے سر کے نیچے سے ہاتھ اور بازو نکالتے اپنے اطراف ہاتھ کرتے اپنے بازو باندھے۔ میں پیار کر رہی تھی آبیل، سینے لگی ہی منمنائی۔ آپ کا پیار ابھی مجھے مہلک کر دے گا آپ کے لیے میری جان، اس لیے کم پر صبر کریں۔ گڈ نائٹ۔ یہ لڑکی خود ٹن تھی پر جناب کے ارمان جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ موہنی بند آنکھوں سے مسکرائی اور آبیل کے چیسٹ پر ہی زور سے بائٹ کیا۔ ہاں، اس کی اجازت ہے۔ آبیل نے ڈیٹ بنے ہنس کر کہا تو اپنی رہی سے ہی لپسٹک بھی آبیل کی شرٹ سے رگڑتے ہی مزے سے سو گئی، جبکہ آبیل نے ذرا اٹھ کر اس کے سوتے ہی موہنی کو اپنے برابر لٹایا اور لحاف موہنی پر کروانے کے ساتھ اسلان کے چھوٹے سے بلینکٹ کے اوپر بھی کرواتے دوسری طرف ترک کیا رکھا۔ وہ اپنے دونوں بیبیز کی فکر میں اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ بس اخیر صدقے۔ جی جناب، تو یقیناً اتنے انتظار کے بعد آپ کو لمبی ایپیسوڈ پڑھ کے مزہ آیا ہوگا۔ تو اب یہ رکے گی نہیں، انشاءاللہ چلتی رہے گی، بس ٹائم مل جائے مجھے۔ تو یہ ہے کہ لکھنے بیٹھوں تو پھر تو میں لکھ لیتی ہوں آرام سے، بس بہت زیادہ مصروفیت ہوگی، اپنے آپ کو اتنے پنگوں میں پھنسایا ہوا ہے، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، گھر کے کام اور یہ وہ سب کچھ، او مائی گاڈ۔ تو تھک گئی میں، آپ لوگ مجھے پانی بھی نہیں پوچھتے۔ چلیں
ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، پارس کی 91 ایپیسوڈ میں. تو گھبرانا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں رکے گا. تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ کون سا لگا، اب وہ پارسل کا کیا پنگا ہونے والا ہے یہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ لگے گا. ضرور آپ ایکسائٹیڈ ہوں گے اور آپ کو فل پیکج تھا ایپیسوڈ، یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا، سب کچھ تھا اس میں، تو کوئی شکایت نہیں رہنی چاہیے اب، ٹھیک ہے نا. سب کے جو منہ ہیں وہ ٹھیک ہو جانے چاہیے، سب راضی اور خوشی سے رہیں. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.